हेलो बच्चे, माई सेल्फ केमिस्ट्री वाला, आपका टीचर, आपका मेंटर। ठीक है, देखिए बच्चे, आज जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो है केमिकल बॉन्डिंग। क्या है बच्चे? केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, आपको पता है इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम आइदर मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, हाँ, सब में आएगा। ठीक है, अच्छा, जो अपन आज स्टार्ट करेंगे एग्जैक्टली केमिकल बॉन्डिंग, उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट में देखेंगे। केमिकल बॉन्डिंग, सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है, नंबर 1। सेकंड वन, केमिकल बॉन्डिंग होता क्यों है ना? सबसे पहले क्या बोला, केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है, ठीक है, और केमिकल बॉन्डिंग होता क्यों है। तो देयर आर टू वर्ड्स। अब देखिए, अपन बात करते हैं एग्जैक्टली जो मीन क्या है केमिकल बॉन्डिंग। तो कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग इट इज some sort of attraction between two or more atoms, molecules, compounds, ठीक है, एलिमेंट्स। कहते हैं चाहे दो एटम्स हो, दो एलिमेंट्स हो, दो कंपाउंड हो, ठीक है, या दो मॉलिक्यूल्स हो, इनके बीच में जो एक अट्रैक्शन फोर्स है, और अट्रैक्शन फोर्स की वजह से जो भी कुछ बन के आता है उसे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। समझे या नहीं समझे? अब देखिए, केमिकल बॉन्डिंग का एग्जैक्ट मतलब क्या है। मान लो एक अपन सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं बच्चे, जैसे मान लो Ca+O2, आपको पता है ये बन गया CO2। तो अपन तो देख रहे हैं भैया ये तो केमिकल रिएक्शन हो गया, लेकिन केमिकल रिएक्शनों में अपन देखते हैं, हाँ, तो क्या होएगा, कार्बन कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर के CO2 बनाया होगा। अब कंबाइन होकर के CO2 बनाया होगा, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स चल रहा होगा, जिस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ये CO2 में टर्न हो चुका होगा। नहीं तो कार्बन अकेला था, ठीक है, यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन अकेला था, ये दोनों के दोनों कंबाइन करके और क्या बना लिए, CO2 बना लिया। ठीक है, ठीक, इसी तरह अपन देखे बच्चे, H2 था, O2 था, ये दोनों मिलकर के क्या बना लिए, H2। तो टेक्निकली अपन सोचे तो पहले ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन रहा होगा और ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन रहा होगा। अब ये दोनों मिलकर के हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गया होगा। तो कहीं ना कहीं ये इन दोनों के बीच भी अपना कोई ना कोई पहले से अट्रैक्शन था, इन दोनों के बीच भी कोई ना कोई अट्रैक्शन था, और ये सारे अट्रैक्शन मिलवाल करके क्या बन गए, वाटर मिल गए। तो इस तरह के जो अट्रैक्शन फोर्स है, और अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ये अट्रैक्शन हो सकता है एटम्स के बीच में हो, मॉलिक्यूल में, एलिमेंटल हो, कंपाउंड्स हो, किसी के बीच हो, हाँ, ये कंबाइन होकर के जो भी फॉर्म करते हैं, इसी की वजह से केमिकल बॉन्डिंग होता है। ये है कि केमिकल बॉन्डिंग होता है। अब क्वेश्चन आता है केमिकल बॉन्डिंग होता क्यों है, ठीक है ना, व्हाई केमिकल बॉन्डिंग अकर। तो कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग होने के पीछे लॉजिक क्या है। कहते हैं ऑल एलिमेंट्स या atoms have tendency to complete 8 or 2 electrons in its outermost orbit, ठीक है। The tendency to form 8 electrons is known as octet, and for 2 electrons is known as डुप्लेट। देखिए अब क्या बोलना चाह रहे हैं। मैंने कहा कि केमिकल बॉन्डिंग इसलिए होता है बच्चे कि जितने भी एलिमेंट्स है या जितने भी एटम्स है, उनके टेंडेंसी टू कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटरमोस्ट। ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसे लुईस कहता है। क्योंकि आपको पता है जो रियल केमिकल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर रहा है, वो रियल केमिकल बॉन्डिंग लुईस के ही अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जिसको जो लुईस के अकॉर्डिंग जो क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता, लुईस उसको कंपाउंड नहीं मानती, मतलब लुईस के अकॉर्डिंग वो कंपाउंड नहीं है।
बाद में चल करके इसीलिए उसकी थियरी को बहुत सारे एक्सेप्शनल थियरी आ गई और नए थियरी बनते गए और इसको कहीं ना कहीं रिमूव कर दिया गया। कि हम ऐसा नहीं है कि अपन लुईस को नहीं मानते एग्जैक्टली लुईस को ही है। बाद में लुईस में बहुत सारे ऐसे लिमिटेशंस हैं जिसको रिमूव किया गया है। ठीक है बच्चे, तो कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग सबसे पहले क्या है, केमिकल बॉन्डिंग एक अट्रैक्शन फोर्स है, चाहे वो एटम के बीच हो, मॉलिक्यूल के बीच हो, आयंस के बीच हो या एलिमेंटल फॉर्म हो या एलिमेंट के बीच हो, कंपाउंड के बीच हो, एक अट्रैक्शन फोर्स है और अट्रैक्शन फोर्स के बाद कोई कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, फिर आता है कि आखिर होता क्यों है, केमिकल बॉन्डिंग होने के पीछे लॉजिक क्या है। तो कहते हैं जितनी भी एलिमेंट्स है या जितने भी एटम्स है उनकी टेंडेंसी है आइदर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करे या 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करे इन इट्स आउटरमोस्ट ऑर्बिट। अब आपके दिमाग में एक और चीज चल रहा होगा बच्चे, चल रहा होगा कि मुझे क्या पता कि किसको 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं और किसको 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं, है ना बच्चे। तो देखिए याद रखिएगा कि होगा क्या, जिसका भी एटॉमिक नंबर 5 से कम होता है, ठीक है ना, ठीक है, जिसके भी एटॉमिक नंबर आप देखेंगे कि 5 से कम होएगा, वो चाहेगा हमेशा कि उसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट ऑर्बिट में हो उसे, ठीक है ना, और उससे ऊपर वाले चाहते हैं कि उनके 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो। ठीक है, अपन एग्जांपल कुछ देख लेते हैं, इसको देखिए। मान लो अपन हाइड्रोजन ले लेते हैं, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है बच्चे। तो अपन क्या लिखते थे, EC इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, है ना, ऐसा लिखते हैं। ये सिंपल आपको याद हो KLM वाली, तो क्या है 1। अब इसके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब दूसरा कोई ले लेते हैं, देखिए हीलियम है, यहाँ 2 है, तो 1s2, ठीक है, 1s2, तो यहाँ तो 2 हो गया। इसी तरह अपन लिथियम ले लें, तो लिथियम क्या है 3, तो क्या होगा 1s2 2s1, दिस इज 2, 1। फिर इसी तरह सोडियम ले लेते हैं बच्चे, सोडियम है 11, तो कितना हो जाएगा, दिस इज 2 8 1। जैसे ले ले Mg, तो कितना हो जाएगा, इट इज 12, सो वी कैन राइट 2 8 2। तो मैं क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, द आउटरमोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन इज 1 2 अगेन 1 1 2। अब यहाँ पे देखो, मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये चाहेगा क्या कि मुझे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। इसके पास ऑलरेडी 2 है, ठीक है ना, तो ऑलरेडी 2 है, तो कहीं ना कहीं इसे कुछ चाहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था भैया मैं चाह रहा हूँ कि मैं भी अंबानी हो जाऊँ, ठीक है ना। मैं इसलिए चाह रहा हूँ अंबानी हो जाए कि अंबानी के पास बहुत सारे पैसे हैं, तो अंबानी भी चाह रहा होगा किसी और की तरह हो जाए जो सबसे टॉप में होगा, है ना। तो ठीक इसी तरह अब जो टॉप वाला है वो तो टॉप को अचीव कर चुका है, तो ठीक इसी तरह यही है टेंडेंसी कि जितनी भी एलिमेंट्स हैं, अकॉर्डिंग टू द लुईस कहता है कि जितनी भी एलिमेंट्स हैं या जितने भी एटम्स हैं उसकी टेंडेंसी है 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना या कहीं ना कहीं 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना। अब यहाँ पे देखिए ये 1 था तो ये 2 होने की चाह रहा है, ये 2 था तो 2 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 1 है, ठीक है ना। अब ये क्या चाहेगा कि मैं कहीं ना कहीं 2 हो जाऊं। अब 2 होने के लिए उसे क्या करना होगा, या तो कहीं से एक इलेक्ट्रॉन ले ले या अपने एक इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं दे दे। अपने एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा तो इसके पास कितने हो जाएंगे 2 आउटरमोस्ट ऑर्बिट। ये देखिए, या तो अपनी एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे, है ना बच्चे, समझ पा रहे हैं मेरी बातों को। यहाँ पे देखिए इसके पास ऑलरेडी 2 है, तो आप बोलेंगे कि भाई इसके पास 2 है। अब यहाँ पे इसके पास 2 है तो वो क्यों चाहेगा कुछ भी, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि ये चाहेगा कि कहीं ना कहीं इसके 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएं। तो आप मेरे से पूछेंगे लेकिन सर आपने तो ये कहा था या तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए या 8 इलेक्ट्रॉन, इस पे तो ऑलरेडी 2 है तो वो क्यों निकालना चाह रहा है। मैंने एक कंडीशन बोला था, जिसका भी एटॉमिक नंबर 5 से कम होता है, हाँ, वो सिर्फ चाहता है 2 बने, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसके तो 12 है, इसके तो 11 है, तो कहीं ना कहीं ये चाहेगा ही नहीं कि इसके पास 2 हो। तो ये सब क्या चाह रहे होंगे, ये सब चाह रहे होंगे ऑक्टेट, और ये चाह रहे होंगे क्या, डुप्लेट, है ना बच्चे। तो याद रखिएगा ऑक्टेट और डुप्लेट का रूल ये होता है कि जिसका एटॉमिक नंबर 5 से कम हो वो सब के सब डुप्लेट बनाने की कोशिश करते हैं, और जिसका ज्यादा होता है वो सब के सब ऑक्टेट बनाने की कंप्लीट कर। आई होप सो आप लोगों ने लिख लिया होगा, राइट डाउन इमीडिएटली बच्चे, ठीक है। इरेज कर दें, चलिए अब अपन बात करते हैं यहाँ पे कुछ लुईस सिंबल। देखिए 11th के बच्चे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और 11th के बच्चे इसे बड़ी ध्यान से सीखेगा ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना हो इसको। अप टू IIT मेडिकल एग्जाम में केमिकल बॉन्डिंग से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैं इसे बेसिक लेवल से ऊपर की तरफ मूव करता जाऊंगा।
देखिए यहाँ पे अपन कुछ बात करते हैं लुईस रिप्रेजेंटेशन या लुईस सिंबल। लुईस सिंबल जो है वो क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेशन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेशन, मतलब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। कैसे, जैसे मान लो अपन हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन 1 है तो क्या लिखेंगे, आपको पता है कि 1 है तो ये क्या हो गया 1, मतलब KNMN वाली बात करें तो ये 1 हो गया। तो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करना होगा तो अपन ऐसे करते हैं, ठीक है। इसे हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, और भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चे। ठीक है, इसी तरह अपन ले लें सोडियम 11, सो इट इज 281, तो इसको लिख सकते हैं सोडियम, ठीक। आपने लिखा मान लो आर्गन है 18, दिस इज 288, तो कैसे लिखेंगे आर्गन 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है बच्चे। जैसे और भी कुछ ले लेते हैं, कैल्शियम 20, ठीक है 2882 कैल्शियम 20, ठीक है। तो इस तरह के जो रिप्रेजेंटेशन है इसे हम लोग लुईस सिंबल या लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है बच्चे। अब देखिए यदि अपन लुईस के अकॉर्डिंग देखें, ठीक है, तो लुईस के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ यदि अपन देखते हैं तो लुईस तो ये कहता है जो 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट कर लेता है, जिसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है वो कहीं ना कहीं केमिकल बॉन्डिंग फॉर्म कर लेगा। इसका मतलब तो ये रहा भाई कि जिसके पास जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है वो लुईस के अकॉर्डिंग फिर वो केमिकल बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा, मतलब वो कहीं ना कहीं केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट तो करेगा बट कंपाउंड नहीं फॉर्म कर पाएगा। तो देखते हैं क्या लिखते हैं अपन, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। यदि अपन टाइप्स देखें केमिकल बॉन्डिंग तो कहते हैं देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग जो अपन बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट, और इसी को बोलते हैं आयोनिक बॉन्डिंग। क्या हुआ बच्चे, इसी को अपन क्या बोलते हैं आयोनिक बॉन्डिंग। बच्चे कुछ कह रहे हैं क्या, ठीक, आयोनिक बॉन्डिंग है ना। नेक्स्ट बात करते हैं कोवेलेंट, और इसी का दूसरा नाम है नेटवर्क बॉन्डिंग। थर्ड वन इज नोन एज डेटिव बॉन्डिंग, और इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, ठीक है। और होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग, है ना, बहुत सारे होते हैं मेटालिक बॉन्डिंग। अपन जो डिस्कस करेंगे फर्स्ट 4 की बात करें। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक बॉन्डिंग, ठीक है। अब एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है कि सर एक बात बताइए, क्या ये जितने बॉन्डिंग है क्या ये सब लुईस ने ही दिया है? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जो रियल में देखा जाए तो लुईस ने इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट दिया हुआ है। डेटिव बॉन्डिंग जो है, डेटिव बॉन्डिंग है, डेटिव बॉन्डिंग तब आया है जब लुईस के कॉन्सेप्ट में, ऑक्टेट कॉन्सेप्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुआ है और फॉर्मल चार्ज आना स्टार्ट हो चुका है, तो फिर उस टाइम के बाद इस फॉर्मल चार्ज को रिमूव करने के लिए डेटिव बॉन्डिंग आया है। ये नाइलोम ने दिया हुआ था, ये लुईस ने नहीं दिया। लुईस ने 2 कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था, किस किस को, इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक बॉन्डिंग को और कोवैलेंट की। तो अपन डिस्कस करते हैं एक एक को। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट या आयोनिक बॉन्डिंग। तो हेडिंग डालिए इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक बॉन्डिंग। कहते हैं इट इज it is bonding between two elements or ions, two elements or atoms by complete transfer of electron, complete transfer of इलेक्ट्रॉन। अब देखिए मैंने क्या कहा कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कोई ए है तो उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और ए पॉजिटिव बन गया,
और ए ने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया उसको बी ने पकड़ लिया और ये बन गया बी नेगेटिव। तो एक पे नेगेटिव और एक पे पॉजिटिव आ गया। जो पॉजिटिव आ गया उसे अपन बोलते हैं कैटायन, ठीक है, और जो नेगेटिव है इसको अपन बोलते हैं एनायन। कहते हैं इन दोनों के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ, ठीक है, उसकी वजह से जो बॉन्डिंग हुआ इसे हम लोग आयोनिक बॉन्डिंग, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ कुछ बात अपन करेंगे। देखिए हम लोग बात ये करते हैं कि जो आप आयोनिक बॉन्डिंग देख रहे हैं रियल में, यदि आप अच्छे बुक को फॉलो करते हैं तो आप देखिएगा रियल बॉन्डिंग कोई बॉन्डिंग नहीं है। मतलब कोई ऐसी नहीं है जो ऐसा पकड़ लिया है किसी ने कोई चीजों को, कहते हैं ये कोई बॉन्डिंग नहीं है, ये सिर्फ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। आप ऐसे केमिकल बॉन्डिंग के डेफिनेशन में देखेंगे इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज सम सॉर्ट ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है। तो आप देखें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड वो एक कंप्लीट बॉन्डिंग के अंदर नहीं आता। इसको हम लोग बोलते हैं, यदि आपने इलेक्ट्रोवैलेंट को देखा तो कहते हैं इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between cation and anion. Second one, it is non-directional. अब इसका क्या मतलब है? नॉन डायरेक्शनल का मतलब है कि मान लीजिए अपन Na पॉजिटिव यहाँ रख लें और Cl यहाँ रख लें, या Cl यहाँ रख लें, या Cl यहाँ रख लें, Cl यहाँ रख लें, तो ये कहीं से भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है इनके बीच, है ना। तो इसीलिए इसे बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने यदि सोडियम को एक्स एक्सिस पे रखा होगा और क्लोरीन को यदि आप वाई एक्सिस पे रख ले तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे पे काम नहीं करेगा, कहीं भी कर सकता है। इसीलिए कहते हैं इट इज नॉन डायरेक्शनल, ठीक है ना। मतलब इसमें कोई भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप देखें तो रियल में क्या होता है, जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग से इसलिए अलग है कि कोवेलेंट बॉन्ड एक डायरेक्शनल बॉन्डिंग है, कोवेलेंट बॉन्ड एक डायरेक्शनल बॉन्डिंग है, जबकि ये एक नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि ये क्या है, एक नॉन डायरेक्शनल बॉन्डिंग है। चलिए लिख जाइए, हेडिंग डालिए, लिख लिया आप लोग। चलिए बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। इससे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स से पहले अपन बात कर लेते हैं थोड़ी क्राइटेरिया की, ठीक है। मुझे कैसे पता कि कौन सा एलिमेंट, कौन सा कंपाउंड, कौन सा आयन आयनिक बॉन्ड बनाएगा? मैं तो कह रहा हूं मेरे को कुछ पता ही नहीं है। मैंने कहा CO2 ये भी एक आयनिक बॉन्डिंग है, मैंने कहा H2 ये भी एक आयोनिक है, NH3 मैं बोला ये भी आयोनिक है। अब एग्जैक्टली मुझे पता तो होना चाहिए, नहीं भाई NaCl आयोनिक है, MgCl2 आयोनिक है, ठीक है, AlF थ्राइस आयोनिक है, तो ये मेरे को तो पता होना चाहिए ना। अब ये कैसे पता लगेगा, मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि कौन आयोनिक बनाएगा और कौन कोवेलेंट बनाएगा? तो कुछ क्राइटेरिया की बात करते हैं। फॉर आयनिक बॉन्डिंग होना क्या चाहिए था, ये जो बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग हमेशा बॉन्डिंग इन बिटवीन S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स में देखा है, ठीक है। ये बॉन्डिंग कहां देखा जाएगा? बिटवीन S एंड P ब्लॉक। सेकेंड, ये बॉन्डिंग जो है इट इज इन बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल में देखा जाता है, ठीक है। थर्ड वन, जिसके बीच ये बॉन्डिंग दिखा जाएगा उसके आयोनाइजेशन एंथैल्पी शुड बी लो एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी हाई। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी शुड बी लो। इसका मतलब हुआ कि एलिमेंट्स और एटम्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, है ना बच्चे। मैंने क्या कहा कि मान लीजिए किसी की आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है कम है, इसका मतलब आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है, तो इसका मतलब ये रहा कि कहीं ना कहीं उस एलिमेंट की टेंडेंसी है कि जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। और अगला जो भी कोई होगा, समझ पा रहे हैं ना, अगले से क्या मतलब है कि अरे भैया आपके 100 रुपए गिर गए तो कोई उठाने वाला आपसे ज्यादा होशियार है, जल्दी उठा लिया,
है ना। अब तो 10 लोगों ने देख लिया, उसमें से एक जो उठा लिया होगा वो ज्यादा होशियार होगा। तो यही बात कह रहे हैं कि जिसकी क्या हो कि जिसके आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो, मतलब वो एलिमेंट जो भी है, एटम जो भी है, उसकी टेंडेंसी है कि जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, और दूसरा वाला उठाने के लिए जल्दी तैयार हो। तो कहते हैं कि एलिमेंट शुड हैव, मतलब शुड बी लो, मींस आयोनाइजेशन एंथैल्पी शुड बी लो एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी हाई। क्या हो जाना चाहिए? हाई हो जाना चाहिए। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट, इनकी लैटिस एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ कंपाउंड should be high, should be high. So these are the tendency, these are the criteria is required for ionic bonding, right on guys? ठीक है। अब अपन बात करते हैं भाई, जब इनकी इतनी क्राइटेरिया है, ये कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेकर के बॉन्डिंग बनाते हैं। अब अपन कुछ एग्जांपल देखते हैं इन चीजों को, फिर आगे डिस्कस करेंगे। आई होप सो लिख चुके होंगे आप। और यदि आप पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो आप केमिस्ट्री वाले को देखना ना भूलें, और केमिस्ट्री वाले के जो भी वीडियोस है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। और कमेंट बॉक्स में यदि आप कुछ लिखना चाह रहे हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, यदि आप चाह रहे हैं कि मैं कुछ इम्प्रूव करूं तो आप जरूर आप उसमें सजेशन दें। ठीक है, आते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ एग्जाम्पल की बात करूंगा आपसे। मान लीजिए मैंने कहा NaCl। अब रियल में NaCl क्या हुआ होगा? देखिए, मैंने लिया सोडियम, मैंने लिया क्लोरीन। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11। यदि आप लुईस के अकॉर्डिंग देखें, दिस इज 281 एंड क्लोरीन इज 17, सो वी कैन राइट दिस इज 287, है ना बच्चों? 281 एंड 287। अब क्या है ये, क्या इसकी टेंडेंसी क्या होगी कि एक इलेक्ट्रॉन चला जाए और ये फर्दर क्या बन जाए? 8 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। एज इट इज, यहाँ क्लोरीन क्या चाह रहा है? इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। अब 7 इलेक्ट्रॉन लूज करके 8 इलेक्ट्रॉन को दिखाना, इट्स अ वेरी हाई टास्क, मींस यू कैन से इट्स अ वेरी हार्ड टास्क। तो ये करना, ये क्लोरीन के करने के लिए आसान नहीं है। तो इसीलिए क्लोरीन क्या चाहेगा? इसने सोडियम ने जो एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है उस इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन कर ले। अब क्या करेगा? यहाँ पे देखिए, जो सोडियम देख पा रहे हैं, दिस इज 281, ये फर्दर एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और Na क्या टर्न हो जाएगा? 28। ठीक है, एज इट इज यहाँ पे क्लोरीन जो आपको 17 दिख रहा था, 287, इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन लिया और फर्दर Cl नेगेटिव बन गया, इट इज 288। तो यहाँ पे देखिए, ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट है। ये दोनों के Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया और ये कहीं ना कहीं NaCl में टर्न हो गए। इसको अपन क्या बोलते हैं? कैटायन, और इसको बोलते हैं एनायन। एनायन यदि अपन साइज के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे एनायनिक साइज हमेशा ग्रेटर होगा कैटायनिक साइज। ठीक है, ठीक इसी तरह अपन MgCl2 के लिए देखें। MgCl2 में भी एज इट इज यही होगा, ये Mg है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? क्लोरीन। ठीक है बच्चों, तो Mg ने क्या किया होगा? इसके पास क्या है? 282 एंड दिस इज 287, अगेन इट इज 287। ठीक है बच्चे, इसने एक इलेक्ट्रॉन इधर लूज किया, एक इलेक्ट्रॉन इधर लूज किया, इलेक्ट्रॉन यस लूज किया, और ये फर्दर टर्न करा होगा Mg2 पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव, और टर्न होकर के ये क्या बना लिया होगा? MgCl2, राइट। तो आपने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन लूजर है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉन लूजर होता है उसे अपन कैटायन बोलते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है उसे हम लोग एनायन कहते हैं। इनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो कहीं ना कहीं कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं। राइट ऑन गाइस, आई होप सो लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलिए हेडिंग डालिए। अब अपन बात करेंगे थोड़ा सा ये इसकी क्राइटेरिया था। क्राइटेरिया के बाद अपन डिस्कस किए कि ये बॉन्डिंग बनाते कैसे। ठीक है, अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं।
देखिए बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है बच्चों, अब देखिए जो इलेक्ट्रोवैलेंट या आयोनिक कंपाउंड होगा उसकी कुछ ना कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स भी होगी। अब आप सोच रहे होंगे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है सर? नंबर 1, कंपाउंड्स exist in solid state, solid और crystalline form। मतलब सॉलिड क्या होगा, जो एग्जिस्ट करते हुए दिखेंगे, कंपाउंड जो देखेंगे एग्जिस्ट करते हुए, वो कहीं ना कहीं कंपाउंड किस में एग्जिस्ट करेगा? सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, कहीं ना कहीं क्रिस्टल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। सेकंड वन, कंपाउंड should have high melting and boiling point। क्या होना चाहिए? high melting and boiling point होना चाहिए। ठीक है बच्चे। थर्ड वन, इनकी high lattice enthalpy होना चाहिए। कहते हैं ये इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर इन एक्वस स्टेट। एक्वस स्टेट में कंडक्टर होगा। क्यों होगा? देखिए सॉलिड स्टेट में, क्योंकि आपको पता है इनकी लैटिस एंथैल्पी बहुत हाई है, और लैटिस एंथैल्पी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब उनके कैटायन और एनायन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, कैटायन और एनायन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा है। अब इस कैटायन और एनायन के अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए मुझे बहुत ताकत की जरूरत है। तो कह रहे हैं सॉलिड स्टेट में इसीलिए इसके आयन्स एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं कर पाते। बट इन एक्वस स्टेट क्या होता है, मतलब इन एक्वस स्टेट आयन्स कैन easily move from one place to another। क्या होगा? एक प्लेस से दूसरे प्लेस इजीली मूव कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या होगा? कहीं ना कहीं ये कंडक्टर होंगे। तो ये जो इंसुलेटर है ये सॉलिड स्टेट में देखे जाएंगे, मतलब जो आयोनिक कंपाउंड है वो इंसुलेटर होगा सॉलिड स्टेट में, जबकि एक्वस स्टेट में यही चीज देखें तो कहीं ना कहीं हम लोग देखेंगे कि ये कंडक्टर है। क्योंकि एक्वस स्टेट में जो इनके आयंस है, जैसे NaCl अपन ले लो तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, अब क्या होगा? Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पानी में आने की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है? कमजोर पड़ जाएगा। डायरेक्टिव कांस्टेंट है तो कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इजीली मूव कर पाएंगे एक जगह से दूसरे जगह, तो कहीं ना कहीं ये क्या होंगे? कंडक्टर होंगे। ठीक है बच्चे। दूसरी बात करते हैं कि और भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें अपन तो आप देखिएगा कि ये जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं? नॉन डायरेक्शनल कंपाउंड। ये मैं पीछे भी डिस्कस कर लिया था, नॉन डायरेक्शनल कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये सारे क्राइटेरिया किसके लिए है? आयोनिक कंपाउंड के लिए। ठीक है, अब इस यदि आप ये सारी चीजें देख रखे होंगे तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे कोवेलेंट कंपाउंड और कोऑर्डिनेट मींस डेटिव के सारे एक्सप्लेन करेंगे सारे क्राइटेरिया को। ये नेक्स्ट सेगमेंट में आप देखिएगा। कीप वॉचिंग एंड एंजॉय। बाय बाय।